अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अल्टीमेट मर्ज टैग मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 15। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS फ्लोट प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ कंटेंट को पोजीशन और फॉर्मेट करने के लिए होता है, जो कि टेक्स्ट और इनलाइन एलिमेंट्स को रैप करने की सहूलत देता है। फ्लोट प्रॉपर्टी ने लेआउट्स बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, खासतौर पर फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम के आने से पहले। इस वीडियो में हम फ्लोट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसके साथ हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज को भी डिटेल में रिव्यू करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे बैकग्राउंड इमेज को कैसे सेट करना है, उसकी पोजीशन, अटैचमेंट वगैरह की प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है। ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आप भी मेरे तरह एक्साइटेड हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे। मैं आ गया हूँ अपने इस अल्टीमेट मर्ज टैग मिस्ट्री कोर्स की हमारी जो प्लेलिस्ट है मैं उसमें आ गया हूँ। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके भी इसको चेक कर सकते हैं और इसको आप यहाँ से बुकमार्क भी कर लें और यहाँ से इसको सेव भी कर लें। तो इस प्लेलिस्ट को यार आप ज़रूर एक्सेस करें, क्योंकि अगर आप इसको सेव रखेंगे तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो आज हमारा लेक्चर 15 है जैसे कि, तो हम लेक्चर 15 की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो अभी मैं अपने मर्ज टैग के फ़ोल्डर में आ गया हूँ और यहाँ पे मैंने लेक्चर 15 के फ़ोल्डर को ओपन कर लिया है और यहाँ से मैं इसको ओपन विद कोड कर लेता हूँ जल्दी से। तो ओपन विद कोड करने के बाद मैं यहाँ पे आपको readme.md की फ़ाइल दिखाऊंगा। CSS float clear and background image properties. The float property in CSS is used for positioning and formatting content on a web page. It allows element to be taken out the normal document flow and positioned to the left or right of their container. This causes the surrounding text and inline elements to wrap around the floated element. तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फ्लोट प्रॉपर्टी जो है कंटेंट को या किसी भी एलिमेंट को जिस पे हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे उस एलिमेंट को फॉर्मेट करने में या पोजीशन करने में मदद देती है। इसके अलावा उसके जो साइड पे होता है, मतलब उसके लेफ़्ट या राइट साइड पे जहाँ से भी हम उसको फ्लोट करेंगे, लेफ़्ट या राइट का यूज़ करके उस एलिमेंट को जहाँ भी फ्लोट करेंगे, उसकी दूसरी साइड पे जो भी हमारा कंटेंट होगा, कोई टेक्स्ट होगा, कोई इनलाइन एलिमेंट होगा, तो वो उसके साथ रैप हो जाएगा। उसके साथ रैप होने का मतलब क्या है कि उसके बिल्कुल साइड पे आ जाएगा। तो ये हम अभी जब इसको एग्जांपल्स को करेंगे तो फिर देखेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो फ्लोट इज़ कॉमनली यूज फॉर क्रिएटिंग लेआउट्स। फ्लोट प्रॉपर्टी लेआउट्स को बनाने के लिए यूज़ होती है। लेआउट्स का मतलब क्या होता है? लेआउट का मतलब होता है कि एक पूरे पेज का स्ट्रक्चर, कि आपका कौन सा एलिमेंट किस जगह पे प्लेस होगा, कौन सा एलिमेंट नीचे जाएगा, ऊपर आएगा, साइड पे आएगा। अगर साइड पे मतलब एक साथ आएंगे, एक रो में एलिमेंट्स आएंगे तो 3 आएंगे, 4 आएंगे, मतलब ये सारा कुछ लेआउट होता है एक वेबसाइट का। तो पर्टिकुलरली बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड, इस लाइन को बड़ा ध्यान से आपने समझना। पर्टिकुलरली मतलब खास तौर पे यूज़ होता था ये फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम के आने से पहले। तो अब तो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम चलता है, लेकिन इसके बारे में ना हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, तो वीडियो को आपने ज़रूर लास्ट तक देखना है। लास्ट पे आपको ना इस लाइन का मैं जो है ना सही मतलब समझा दूंगा। तो इट वाज अ पॉपुलर मेथड फॉर डिज़ाइनिंग वेब पेजेस विद मल्टीपल कॉलम्स, फ्लोटेड इमेजेस एंड अदर कम्प्लेक्स लेआउट्स। ये एक मशहूर मेथड है वेब पेजेस के जो लेआउट है उनको डिज़ाइन करने के लिए, इमेजेस या टेक्स्ट वगैरह को जो है ना फ्लोट करके तो डिज़ाइन करने के लिए लेआउट को। तो हाउ फ्लोट वर्क्स, फ्लोटिंग एलिमेंट्स की अगर बात करें, व्हेन एन एलिमेंट इज़ फ्लोटेड इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द नॉर्मल फ्लो। मतलब कि एक एलिमेंट को जब हम फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं वो नॉर्मल फ्लो से रिमूव हो जाता है। जैसे हम पोजीशन एब्सोल्यूट में हमने देखा था, जब हम किसी एलिमेंट पे पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं तो वो नॉर्मल अपनी जहाँ पे उसकी ओरिजिनल जगह होती है उसको रिजर्व नहीं करता, उससे वो तो वो हट जाता है। हम पोजीशन एब्सोल्यूट को यूज़ करके उसको कहीं भी किसी भी और जगह पे प्लेस कर सकते हैं। तो उसी तरह फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी हम उनकी पोजीशन राइट लेफ्ट करते हैं। तो फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड अलाइन टू द लेफ्ट और राइट ऑफ इट्स कंटेनिंग एलिमेंट, मतलब कि जो भी उसका पेरेंट एलिमेंट होता है जिसके वो अंदर होता है, पर्टिकुलर एलिमेंट जिसको हम फ्लोट करते हैं, वो उसके अंदर राइट या लेफ्ट हम उसको अलाइन कर सकते हैं।
other content such as text and inline elements will wrap around the floated element। इसका भी मतलब ये सेम है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो उसके साथ कंटेंट होता है वो टेक्स्ट हो सकता है, कोई इनलाइन एलिमेंट हो सकता है, वो उसके साथ रैप हो जाता है। तो अगर वैल्यूज़ ऑफ द फ्लोट प्रॉपर्टी की बात करें, एक उसकी वैल्यू होती है लेफ़्ट, जो कि फ्लोट द एलिमेंट टू द लेफ़्ट साइड ऑफ इट्स कंटेनर, मतलब कि जो उसके पेरेंट के उसको लेफ़्ट साइड पे ले जाती है। राइट प्रॉपर्टी एक इसकी वैल्यू होती है फ्लोट प्रॉपर्टी की राइट, जो कि उसको राइट साइड पे ले जाती है अपने कंटेनर। और इसके बाद होती है नन, जो कि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होती है, जिससे फ्लोट को कोई भी प्रॉपर्टी अगर पहले से लगी हो, मींस कि अगर आपने एक क्लास यूज़ करके उसको फ्लोट प्रॉपर्टी लगाई है राइट साइड की, अब आप उसको ख़त्म भी करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि आप वो प्रॉपर्टी जो आपने पहले यूज़ किया उसको ख़त्म करें, तो आप इसको एक सेपरेट क्लास लगा के या किसी भी आईडी लगा के तो आप इस तरह से इसको फ्लोट नन कर सकते हैं, जिससे ये इसकी फ्लोटिंग जो भी राइट या लेफ़्ट हुआ था वो नन वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएंगे फ्लोट प्रॉपर्टी वैल्यूज़, जिनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेफ़्ट जो जिसके बारे में मैंने आपको बताया है कि अपने कंटेनर में वो लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। इसको यूज़ करने के लिए हमें ये फ्लोट कॉलन लेफ़्ट लिखना पड़ता है, जिससे हमारा एलिमेंट जो है लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। इसके बाद हमारे पास है राइट साइड का, तो दी एलिमेंट फ्लोट टू दी राइट ऑफ इट्स कंटेनर, तो वो अपने कंटेनर में राइट साइड पे चल जाता है वो पर्टिकुलर एलिमेंट। मतलब कि हम अगर किसी इमेज पे लगाते हैं, वो इमेज पहले आ रही है कंटेनर के अंदर। लेट्स सपोज के हमने एक डिव बनाया है जिसको क्लास ही है कंटेनर। अब उस कंटेनर क्लास वाले डिव के अंदर मैं आकर सबसे पहले इमेज लगाता हूँ, उसके बाद मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ। अब होगा क्या, हमारे जो टेक्स्ट है वो पी टैग या H1 टैग, हेडिंग टैग किसी भी टैग में आएगा, वो तो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो इमेज हमारी है इनलाइन एलिमेंट, तो इमेज हमारी ऊपर वाली लाइन पे आएगी और जो हमारा टेक्स्ट होगा वो नीचे वाली लाइन पे आएगा। लेकिन अगर मैं वहाँ पे इमेज को यूज़ करके फ्लोट राइट कर दूंगा, तो इमेज हमारी उस कंटेनर में राइट साइड पे चली जाएगी, हमारा जो टेक्स्ट होगा जो नीचे आना था वो ऊपर वाली लाइन पे आ जाएगा, पहली लाइन पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये फ्लोट राइट काम करता है। सेम इस तरह से हमारा फ्लोट लेफ्ट भी काम करता है। इसके बाद जो हमारे पास एक तीसरी वैल्यू होती है वो होती है नन, जिससे हमारी फ्लोट प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यूजिंग फ्लोट फॉर लेआउट्स, तो लेआउट्स में यूज़ करने के लिए इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। मैं ना इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके हम अपनी ना इंडेक्स डॉट HTML में इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक फ़ाइल बनी हुई, मैं इसको जल्दी से रिमूव कर लेता हूँ। तो अभी मैं अपनी इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल में आ चुका हूँ। अभी आप देखिए ये कॉलम 1 कॉलम 2 आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, मैंने इसमें आपको ना दिखाना है फ्लोट लेफ़्ट का यूज़ करके। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ना यहाँ पे एक क्लास दूंगा इसको फ्लोट लेफ़्ट, और इसको मैं करता हूँ कॉलम 1, इसको मैं कर कॉलम 2, और यहाँ पे आके मैं ना इनको पहले थोड़ी सी CSS लगा लेता हूँ। अच्छा, तो अभी मैंने यहाँ पे कॉलम 1 को एक्वा कलर दिया है, कॉलम 2 को मैंने बैकग्राउंड कलर जो है मैंने ग्रीन दिया है। तो अभी हम देखते हैं ये हमारा किस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं ना कॉलम 1 को फ्लोट करूँगा, अब उससे क्या होगा ये ज़रा आप देखिएगा। अभी ये दोनों फुल विड्थ ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। फ्लोट प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ वैल्यू लेफ़्ट। तो अभी आप देखिए, ये जो कॉलम 1 था ये हमारा फ्लोट लेफ़्ट हो गया, इसने जो अपनी ओरिजिनल विड्थ थी ब्लॉक लेवल एलिमेंट की उसको छोड़ दिया है। तो अब ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है जैसे ये एक इनलाइन एलिमेंट हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अभी। वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों। वो इसलिए कि अगर मैं यहाँ पे आके पैडिंग दूँ, या मैं यहाँ पे आके पैडिंग देता हूँ 20 पिक्सल। अब ज़रा देखिए, अब आपको समझ आई है ऐसा क्यों नहीं है। क्योंकि ये जो हमारा कॉलम 1 है ये फ्लोट हो के, फ्लोट का मतलब क्या होता है, तैरना। तो आप इसी तरह से समझ लें कि ये इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है इस कंटेनर के अंदर। कंटेनर इसका क्या है, इसका कंटेनर अभी है बॉडी। तो अगर मैं यहाँ पे कंटेनर का यूज़ करूँ एक डिव में, और कंटेनर के अंदर मैं इस तरह से इसको रैप करता हूँ, यहाँ पे कंटेनर को मैं कुछ बॉर्डर और पैडिंग यूज़ करता हूँ ताकि हमारे पास ना डिफरेंस आए ज़रा। तो मैं इसको भी 30 पिक्सल और बॉर्डर मैं इसका करता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। तो ये ज़रा देखें, ये हमारा इसका पेरेंट कंटेनर है ये, क्योंकि इसकी पैडिंग है। तो ये पैडिंग में ये चीज़ें तो नहीं ऐड होगी, उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो तो इसके अंदर ही रहेगा। तो बाकी अपने पेरेंट का जो भी इसका मोस्ट लेफ़्ट और टॉप साइड है ये वहाँ पे जाके फ्लोट हो गया है। तो अगर मैं इसको फ्लोट राइट करूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। ये यहाँ पे मैं इसको फ्लोट राइट करता हूँ और ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे आ चुका है अभी।
और इससे क्या होगा कि जो हमारा इसके साथ एलिमेंट था, दूसरा एलिमेंट था जो इसके बाद आ रहा था, वो क्या हो गया, वो पहले नंबर पे आ गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला एलिमेंट है वो फ्लोट हो चुका है, वो डॉक्यूमेंट से आप ऐसे समझ लें कि गायब हो चुका है, वो उसके अब ऊपर तैर रहा है, उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो उसके बाद जो हमारा एलिमेंट होगा वो पहले नंबर पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा एलिमेंट यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसको, मैं ना इसमें कुछ चेंजिंग्स करता हूँ ताकि आपको ना फिर अच्छी तरह समझ आएगा। तो यहाँ पे ना मैं इमेज यूज़ करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 इमेजेस हैं। तो अभी देखते हैं, ये तो बहुत से ज़्यादा बड़ी आ रही है, मुझे ना इसकी विड्थ भी सेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ, विड्थ मैं इसकी ना 300 कर देता हूँ। आई थिंक अभी भी बड़ी है, स्टिल इसको ना 150 पे ले जाते हैं। ओके, ये थोड़ी बेटर लग रही है। तो अभी आप देख रहे हैं इसके पीछे ना इसका बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ, पैडिंग, और इसके पीछे मैं देता हूँ 15 पिक्सल पैडिंग। तो ये देखिए इसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी आ रहा है। इसको ना मैं 100 पे ले जाता हूँ, तो ये देखें। और इसकी पैडिंग को भी थोड़ा कम करते हैं, आई थिंक 7 पिक्सल इनफ होगी। तो यहाँ पे ना आज मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाऊंगा, एक और काम भी हम बैकग्राउंड कलर में ग्रेडियंट कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो इस तरह से हम इसको फ्लोट कर सकते हैं राइट पे, और लेफ़्ट साइड पे अगर मैंने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लॉरम 50 का यूज़ करता हूँ, वो तो इस तरह से हमारा लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट आ जाएगा। तो मुझे ना थोड़ा सा टेक्स्ट और यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे, ताकि आपको ना थोड़ा और क्लियर हो इसमें चीज़ें। लॉरम थर ओके, तो ये देखिए अभी ये इमेज हमारी राइट साइड पे आ रही है, जितना टेक्स्ट हमारा आ सकता था इसके साथ वो आ चुका है। अब इसके बाद जो हमारा बाकी का टेक्स्ट है वो इसके नीचे आने लग पड़ा है इस तरह से। तो इस तरह से हम फ्लोट पर राइट करके ना अपने एलिमेंट को, तो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे टेक्स्ट हैं या इनलाइन एलिमेंट्स हैं उनको रैप कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसका मार्जिन भी नहीं है बिल्कुल, तो मैं इसको ना यहाँ से कॉलम 2 को, नहीं सॉरी, कॉलम 1 को मैं करूँगा मार्जिन लेफ़्ट से। तो मैं 10 पिक्सल ऐड कर दूँगा यहाँ से स्पेस। तो ये अभी काफ़ी अच्छा सा लग रहा है। इसका ना बैकग्राउंड कलर हमें थोड़ा लाइट देना पड़ेगा, तो कोई ग्रे टाइप इसको कलर देते हैं तो आई थिंक ये अच्छा लगेगा। तो इसके अंदर कलर वाइट कर लेते हैं, और अभी ये काफ़ी बेटर लग रहा है इस तरह से। ये अभी आप देखिए, तो मैंने ये इसको राइट साइड पे फ्लोट कर दिया है अपनी इमेज को, और ये हमारा जो टेक्स्ट है ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से लेफ़्ट करूँगा तो ये आप देखिए ये लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अब क्योंकि मैंने मार्जिन इसको लेफ़्ट से दिया हुआ था, तो मैं ना इसको ऐसे करता हूँ, चारों साइड से मार्जिन देता हूँ। तो ये अभी आप देखिए ये अभी हमारा राइट साइड पे कंटेंट आ गया है। तो इस तरह से हम अपने किसी भी एलिमेंट को फ्लोट कर सकते हैं। अब मैं इसका फ्लोट ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपली लिखूँगा फ्लोट नन। तो ये देखिए अभी इसका फ्लोट ख़त्म हो चुका है। तो फ्लोट नन का यूज़ क्या होगा, मतलब आप कहेंगे ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है। तो यूज़ इसका इस तरह से होगा कि अगर मैंने एक ही, जैसे कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 1 की क्लास को मैंने 10 एलिमेंट्स में यूज़ किया हूँ, 10 के 10 को मैंने फ्लोट किया है राइट पे। और अगर एक एलिमेंट को मैं चाहता हूँ कि उसका फ्लोट ख़त्म हो जाए, वो फ्लोट ना हो, तो मैं यहाँ तो इस तरह कर सकता हूँ उसमें से वो क्लास रिमूव कर दूँ। लेकिन हो सकता है उसी क्लास के अंदर मैंने स्टाइल में कोई 8 से 10 स्टाइलिंग्स और की हो, मैंने कुछ 8-10 स्टाइल और लगाए हो, मैंने फ़ॉन्ट लगाया हो, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट वेट, टेक्स्ट का शैडो लगा हो। तो मैं नहीं चाहता वो सारी प्रॉपर्टीज़ रिमूव हो, मुझे वो सारी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, सिर्फ मैंने फ्लोट को ख़त्म करना है। तो मैं आईडी वगैरह का यूज़ करके या सेपरेट एक और क्लास का यूज़ करके इस तरह से उसको फ्लोट नन कर सकता हूँ। तो अभी आप देखिए अभी ये अपनी बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन में आ चुका है जो इसकी होनी चाहिए। तो इसके बाद मैंने ना आपको उम्मीद है आपको इसकी फ्लोट की समझ आई होगी, लेफ़्ट राइट और नन की। इसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, तो ये फ्लोट इमेजेस एंड टेक्स्ट रैपिंग के बारे में मैंने आपको दिखा दिया है। अब हमने देखना है द क्लियर प्रॉपर्टी। अब क्लियर प्रॉपर्टी क्या है? द क्लियर प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज व्हाट एलिमेंट कैन फ्लोट बिसाइड द क्लियर एलिमेंट ऑन विच साइड। तो इसका क्या मतलब है कि क्लियर प्रॉपर्टी हमें, क्लियर प्रॉपर्टी से हम डिफाइन कर सक क्लियर प्रॉपर्टी से हम सेट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लेफ़्ट या राइट साइड पे कोई भी एलिमेंट फ्लोट होगा या नहीं होगा। अब इसका मैं आपको ना करके दिखाता हूँ। अब ये हमारा कॉलम 2 है, तो मैं चाहता हूँ ये कॉलम 2 के अभी लेफ़्ट साइड पे ये जो हमारा आ रहा है
हमारी इमेज आ रही है ये फ़्लोट कर रही है, तो मैं नहीं चाहता कि यार मेरे ना ये इमेज फ़्लोट करे। अब यहाँ पे तो इसको फ़्लोट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आगे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा क्लियर, और मैं यूज़ करूँगा लेफ़्ट। तो ये देखिए अभी इसका फ़्लोट ख़त्म हो चुका है। ये लेफ़्ट मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये इसके लेफ़्ट साइड पे आ रहा था। मैंने इसको मना कर दिया है एक किस्म का कि मेरे लेफ़्ट साइड पे फ़्लोट नहीं करना आपने। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर मैं राइट कर देता हूँ। तो ये हमारे राइट साइड पे चली गई है इमेज, क्योंकि मैंने अब इसको फ्लोट राइट किया है। अब आप कहेंगे कि मैंने इसमें तो क्लियर किया हुआ है फ्लोट को, लेकिन वो तो मैंने लेफ़्ट साइड से किया हुआ है, राइट साइड से तो मैंने नहीं मना किया। तो मैं यहाँ से राइट भी कर दूँगा इस तरह से। तो ये राइट साइड से भी अभी फ्लोट नहीं करेगा, लेकिन ये फ्लोट होता रहेगा। ये देखें ना, ये राइट साइड पे चला गया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको बोला है कि इस जो हमारा एलिमेंट 2 है इसमें, इस कंटेनर के अंदर, उसमें मैंने बोला है कि इसके राइट साइड पे कोई भी चीज़ फ्लोट नहीं करनी चाहिए। तो अभी आप लोग देखें, मैंने एक उसके लेफ़्ट पे उसको फ्लोट कराया है एक इमेज को, और एक को राइट पे करवाया है। तो अब मैं चाहता हूँ ये दोनों पे फ्लोट ना हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्लियर करके और उसके अंदर लिखूँगा बोथ। तो वो दोनों साइड से फ्लोट करना ख़त्म हो जाएगी। दोनों ये आप देख रहे हैं इमेजेस, वो ऊपर चली गई हैं। एक को क्योंकि मैंने लेफ़्ट पे फ्लोट किया हुआ है तो वो लेफ़्ट पे आ रही है, एक को मैंने राइट पे किया हुआ है तो राइट पे आ रही है। अगर मैं दोनों को लेफ़्ट पे करूँगा तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। इसको भी मैं लेफ़्ट पे करता हूँ तो ये एक साथ आ जाएंगी। ये देखिए, ये पहले ये आ रही, दूसरे नंबर पे ये आ रही है। मैं ना इस पे इमेज को चेंज करता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस भी रहे। तो ये एक इमेज, अब इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें ये एक कॉलम की तरह आ रहे हैं, इसमें ये लर्न कोड एक रो में आ रहा है। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो अगर इनकी मैं दोनों की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बंद करूं तो फिर आप देखिए किस तरह से आ रहे हैं। अभी ये ऊपर जो आ रही है ये हमारी कॉलम वाली शेप में जो शर्ट है वो आ रही है, जो इसका टेक्स्ट कॉलम में है, और एक का टेक्स्ट ये स्टार्टिंग को फर्स्ट लाइन है वो रो में है, तो ये बाद में आ रही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट का यूज़ करूँ तो दोनों एक रो में आने लग पड़ेंगी। इसी तरह अगर हमारे पास से 8 से 10 एलिमेंट भी हो और सब पे सेम प्रॉपर्टी चल रही हो तो वो सारे एक लाइन में आने लग पड़ेंगे। इस तरह से सारे फ्लोट करने पर लग पड़ेंगे। अगर मैं यहाँ पे राइट कर दूँ तो आधे राइट पे चले जाएंगे, आधे लेफ़्ट पे आ गए हैं। इस तरह अगर मैं यहाँ भी राइट करूँ तो ये सारे एलिमेंट राइट पे चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करके अपने लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको ना एक इसमें बताता हूँ इसका यूज़ होता क्या है, यूज़ केस इसका होता क्या है। मोस्टली ये यूज़ होता था ब्लॉग्स वगैरह में, ब्लॉग्स वगैरह के लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा जो हमारी न्यूज़पेपर्स वगैरह की वेबसाइट होती है न्यूज़ की, तो उनमें इस तरह के जो चीज़ें होती है, ये फ्लोट प्रॉपर्टी वगैरह वो यूज़ होती हैं ज़्यादातर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमारे पास अभी फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड सिस्टम जैसी बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं। सीएसएस में ही बड़े मॉडर्न फीचर्स आ चुके हैं, तो हमें उनको यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ के हम ये फ्लोट प्रॉपर्टी को यूज़ करें। मैंने पर्सनली आज तक कभी भी फ्लोट प्रॉपर्टी को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ नहीं किया, और मैं बिल्कुल भी रिकमेंड भी नहीं करता कि आप इसको यूज़ करें। लेकिन इसको सिखाने का, इसको बताने का, इस पे इतना बड़ा लेक्चर बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं जो कि पहले से बनी हुई हैं, जो कि किसी और ने डिज़ाइन की हुई है, पुरानी है, या वो नई भी है लेकिन उसने उसमें फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ किया हुआ है, तो एटलीस्ट आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर उसमें कोई भी चेंजिंग्स करनी है तो आप उसकी समझ आ सके कि ये फ्लोट प्रॉपर्टी काम कर क्या रही है। कहीं पे अगर नहीं चल रही, वहाँ पे कोई एलिमेंट के साथ जो एलिमेंट है उस पर फ्लोट प्रॉपर्टी लगी हुई है लेकिन फिर भी नहीं चल रही, तो आपको पता हो कि यहाँ पे यार कहीं पे क्लियर प्रॉपर्टी लगी होगी, आप उसको देख सकते हैं। इस तरह से आप उन वेबसाइट को भी मेंटेन कर सकते हैं जिनमें ऑलरेडी काम हुआ हुआ है, उनमें कहीं पे फ्लोट प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ हुआ है। तो इसलिए आपको इसकी एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको अभी इसकी फ्लोट प्रॉपर्टी की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा बैकग्राउंड इमेज का। तो बैकग्राउंड इमेज पे जानने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा बैकग्राउंड ग्रेडियंट के बारे में। तो यहाँ पे मैं आऊँगा बैकग्राउंड ग्रेडियंट देने के लिए ना, मैं यहाँ पे मैंने एक ये देखें, ये वाली इमेज और ये इमेज और ये इमेज के पीछे से बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड और इसके अंदर मैं लिखूँगा लीनियर ग्रेडियंट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रेड, कॉमा लगाऊँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा येलो। तो अभी ये देखिए, ये इसके पीछे ग्रेडियंट आने लग पड़ा है, ये आप देख रहे हैं।
ये एक साइड पे इसके लेफ्ट कलर आ रहा है ऊपर और नीचे येलो आ रहा है, मिड में ये ऐसे ऑरेंज ऑरेंज सा कलर बन रहा है। इसके अंदर मैं यहाँ पे ना इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे इसके पीछे आकर टू राइट। तो इसका क्या मतलब है, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा। ये हमारा जो रेड कलर होगा ये लेफ़्ट साइड पे आएगा, जो हमारा येलो कलर होगा वो राइट साइड पे आएगा। तो ये अभी आप देखिए, लेफ़्ट साइड पे हमारा रेड कलर आ रहा है और येलो कलर हमारा राइट साइड पे आ रहा है। अगर मैं येलो को लेफ़्ट पे लाना चाहूँ तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, टू लेफ़्ट। तो ये अब देखिए हमारा ये येलो कलर लेफ़्ट पे आ चुका है, या मैं यहाँ से सिंपली इस तरह से उठा के इसको यहाँ भी रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको टॉप से बॉटम लाना चाहूँ तो मैं ये इस तरह से टू बॉटम कर सकता हूँ। तो ये रेड से येलो बॉटम की तरफ आ रहा है, या मैं इस तरह से टू टॉप भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप कलर ग्रेडियंट कलर को यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में। तो मैं अब इसी को यूज़ करूँगा जो हमने ना यहाँ पे किया हुआ है यूज़, इसके पीछे, अपनी इमेज के पीछे। तो एक साइड पे ऐसे ब्लू सा कलर है, तो मैं इसको ना टू राइट करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ इस जैसा एज इट इज़ बनाने की। तो इसको ना थोड़ा सा मुझे ग्रीन सी लुक में लेके जाना पड़ेगा। तो आई थिंक ये मैच करेगा अब। और नहीं, ये नहीं किया मैच अभी। तो इसको सबसे पहले मैं ब्लू में लेके आऊँ, और इसको ना थोड़ा सा येलो में लेके जाते हैं। थोड़ा सा ना ऑरेंज में मुझे इसको करना पड़ेगा। तो अब ये काफ़ी सारा मैच कर रहा है आई थिंक, बाकी मैं इसको इतना ज़्यादा अभी नहीं करूँगा। तो मुझे उम्मीद है अभी आपको बैकग्राउंड ग्रेडियंट की भी समझ आ चुकी होगी कि हमने बैकग्राउंड में ग्रेडियंट कैसे ऐड करना है। तो अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड में हम इमेज को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इस सारे को भी करता हूँ, कमेंट करता हूँ इस सारे कोड को, और एक कंटेनर के अंदर भी जितना भी कोड है मैं इस सारे को भी कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके थोड़ी स्पेस बनाने के बाद भी हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो बैकग्राउंड इमेज की डेफिनेशन की बात करें तो सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर एन एलिमेंट, जो कि उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि अपने वो किसी भी एलिमेंट में अगर हम बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो उसके बैकग्राउंड पे एक इमेज को सेट करता है। तो इसको यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे आऊँगा, एक मैं डिव बनाऊँगा डॉट बैकग्राउंड अंडरस्कोर इमेज के नाम से। मैं अभी आता हूँ यहाँ पे आके मैं अपने बैकग्राउंड इमेज का जो टेक्स्ट है क्लास है इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ना मैं एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, लाइट ब्लू सा देता हूँ मैं बैकग्राउंड कलर। इसके अलावा मैं यहाँ पे एक विड्थ सेट करता हूँ 300 पिक्सल, और हाइट भी सेट करता हूँ मैं 500 पिक्सल। तो ये हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से आ रहा है, ज़्यादा बड़ा हो गया है। मैं इसको ना 400 और इसको मैं 200 कर देता हूँ। तो अभी हमारे पास एक हमारा ना डिव बन चुका है, हमने एक शेप बना ली है। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं आके अगर मैंने बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले बैकग्राउंड, उसके बाद मैं लिखूँगा इमेज। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी आ रही है बैकग्राउंड डैश इमेज के नाम से, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। इसके अंदर मैंने लिखना है सबसे पहले URL, एंटर प्रेस करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मेरी जितने भी फाइल्स हैं वो भी शो हो रही हैं, जो मेरे पास इमेजेस हैं वो भी शो हो रही हैं। तो यहाँ से मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये अभी मेरी बैकग्राउंड इमेज जो है ये सिलेक्ट हो चुकी है, ये अभी सिर्फ सिलेक्ट हुई है। तो ये अब देखिए इस तरह से आ रही है। इस तरह से क्यों आ रही है इसको भी हम देख लेते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरह से आती है। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें ना मैं ना इसकी विड्थ और हाइट को ख़त्म करता हूँ। तो अभी आप देखिएगा ये किस तरह से आती है। अभी ये देखिए गायब हो चुकी है। ये क्यों गायब हुई है, क्योंकि हमने इसको कोई विड्थ और हाइट नहीं दी हुई। तो इसको शो करने के लिए हमें विड्थ और हाइट देनी पड़ती है। तो ये इसीलिए मैंने विड्थ और हाइट पहले दी थी। तो ये विड्थ और हाइट दी है तो ये उसके मुताबिक आ रही है। अगर मैं यहाँ पे विड्थ को और बड़ा करूँ या मैं विड्थ को ख़त्म करूँ तो ये भी आप देखिएगा उसने हाइट अपनी जितनी मैंने उसको दी है उतनी ली है, और विड्थ उसने पूरी उसको ले ली है पूरे पेज की। तो बैकग्राउंड साइज़ में हमारे पास जो दो मेन प्रॉपर्टीज़ होती है, एक होती है कंटेन, एक होती है कवर। तो कवर को मैं यूज़ करूँ तो इससे क्या होगा, इसने जितनी भी विड्थ है थी हमारे पास इसके एलिमेंट के पास, इसने सारी विड्थ लेके उसको कवर कर दिया है, अपनी इमेज को सारी विड्थ दे दी है, सारे एरिया को कवर कर लिया है। ये भी आप देखिएगा अभी क्या हो रहा है,
अभी एक इमेज ये आ रही है, एक इमेज ये यहाँ पे, ये इमेज ही दोबारा से स्टार्ट हो रही है और ये इसके आगे तक जाती रहेगी, लेकिन यहाँ तक ही हमारे एलिमेंट के पास जगह है, तो ये इसके आगे से कट हो रही है। लेकिन मैंने इसको क्या कहा है, मैंने इसको बोला है बैकग्राउंड को कर लो कवर, तो इसने पूरे एरिया को कवर कर लिया है। इसके अलावा अगर दूसरी प्रॉपर्टी का मैं यूज़ करूँ तो उसका है कंटेन। तो उसमें ये क्या इसने किया है कि जितनी इसके पास हाइट थी, इसने उसके अंदर ही सारे अपनी इमेज को एडजस्ट किया है। तो एडजस्ट करने के बाद क्योंकि इसके पास ये यहाँ पे सारी स्पेस थी फालतू, तो इसने सारी इमेज को बार बार रिपीट कर दिया है। अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो ये भी आप देखिए, जितना मैं जूम आउट करता जाऊँगा, जितनी इसके पास स्पेस ज़्यादा साइड पे बच रही है, ये सारे के ऊपर रिपीट करती जाएगी सेम इमेज को। तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं नहीं चाहता ये मेरी इमेज रिपीट हो, तो मैं यहाँ पे कर दूँगा बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा नो रिपीट। तो नो रिपीट करने से क्या हुआ है कि राइट साइड पे जो भी हमारी रिपीट हो रही थी इमेज, वो भी रिपीट होना ख़त्म हो गई है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे विड्थ का यूज़ करूँ, तो अभी विड्थ मैंने कर दी है कम। तो विड्थ को कम करने से क्या हुआ है कि जो मेरी पहले राइट साइड पे आ रही थी, रिपीट हो रही थी, वो तो मैंने अभी विड्थ कम कर दी है, तो जिसकी वजह से मेरी हाइट भी उसने, जो इमेज है उसने कम ली है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कंटेन का यूज़ किया है। और कंटेन का मतलब ये है कि जितनी भी जगह है उसके अंदर पूरी इमेज को दिखाना है, किसी भी तरह से दिखाना है। अब अगर जगह कम है तो वो इमेज को और ज़्यादा छोटा करेगा, इतना छोटा करेगा कि वो इमेज सारी की सारी उस पर्टिकुलर जो हमारी विड्थ और हाइट है उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, उसके अंदर अच्छे से आ जाए। अभी आप देखें ना, यहाँ पे ये इमेज अच्छे से आ रही है एक दफ़ा, उसके बाद ये दोबारा से रिपीट हो रही है। तो मैं अगर इसकी विड्थ को भी थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाऊँ, मैं 500 करता हूँ, तो अभी आप देखिए, अभी ये हाइट में एक दफ़ा आ रही है और थोड़ी सी ज़्यादा, सॉरी, अब ये विड्थ में एक पूरी इमेज आ रही है और एक थोड़ी सी ज़्यादा विड्थ में आ रही है, दूसरी इमेज भी रिपीट हो रही है। तो अभी मैं इसको विड्थ को कम करूँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा बैकग्राउंड जो नीचे की तरफ रिपीट हो रहा है, इसको कैसे ख़त्म करना है। तो बैकग्राउंड रिपीट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। हमारे पास एक प्रॉपर्टी है नो रिपीट, दूसरी है रिपीट, तीसरे नंबर पे है रिपीट एक्स, रिपीट वाई। तो रिपीट वाई का क्या काम होगा, वो अलाउ करेगी कि वाई एक्सिस में रिपीट हो, जैसे कि ये भी हो रही है वाई एक्सिस में रिपीट। अगर मैं रिपीट एक्स करूँगा तो वाई एक्सिस की रिपीट जो हो रही है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने अब इसको अलाउ किया है कि सिर्फ एक्स एक्सिस में तुम रिपीट करो इसको। तो मैं यहाँ पे रिपीट करना ही नहीं चाहता, तो उसके लिए मैं नो रिपीट का यूज़ करूँगा। और अगर मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे रिपीट का यूज़ करूँगा इस तरह से। तो मैं अभी नहीं चाहता इसको रिपीट करना, तो मैं यहाँ पे नो रिपीट का यूज़ करूँगा। और इसके बाद जो हमारे पास बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड, वो है हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन। तो बैकग्राउंड पोजीशन का क्या मतलब है, अभी ये इमेज कहाँ पे आ रही है, ये सबसे ऊपर आ रही है, मैं इसको कर देता हूँ सेंटर। तो ये अभी आप देखिए, ये हमारी इमेज सेंटर में आ गई है अपने डिव के। और अगर मैं इसकी विड्थ को अभी मैंने इसकी विड्थ को 100% कर दिया है, तो ये आप देखें हमारे पास इसकी पूरी 100% विड्थ आ चुकी है। इसकी हाइट को भी मैं यहाँ पे 80 VH करता हूँ, तो इसकी हाइट भी हमारे पास, ये देखिए मैंने इसकी हाइट को 90 VH किया है, तो इसने हाइट भी पूरी ले ली है। कि यहाँ पे मैंने जिस पे लगाई है, ये इस एलिमेंट के ऊपर ये बैकग्राउंड इमेज चल रही है। अब ये हमारे पास इसके ऊपर भी तो स्पेस है, तो हम इसके अंदर कुछ लिख भी सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉरम 1000 का यूज़ करूँगा, तो ये हमारा टेक्स्ट जो होगा ये इसके ऊपर आ चुका है, ये भी आप देख रहे हैं। तो मैं ना आपको ना इसका टेक्स्ट का कलर भी चेंज करके दिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए इसकी। तो मैं ना यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे इसका कलर वाइट करता हूँ और ये देखिए आप, ये टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर आ रहा है। ये क्यों इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि इमेज को तो हमने बैकग्राउंड में यूज़ किया है। अब इसके ऊपर हम इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम इसके अंदर इस तरह से इमेज टैग का यूज़ करके लगा सकते हैं इस तरह से। या हम यहाँ पे कुछ और भी बनाना चाहे, हम कुछ भी इसके अंदर कर सकते हैं, जो भी हम बाकी एलिमेंट्स हमारे जितने भी हम हर एक एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये इसके ऊपर आ रहा है टेक्स्ट। मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और अभी आप देखिए स्क्रॉल आ जाएगा। तो ये हमारा टेक्स्ट इसके अंदर आ रहा है, बाकी टेक्स्ट हमारा इससे बाहर आ रहा है, हमारे इस एलिमेंट से बाहर आ रहा है। तो अगर हम बाहर नहीं लेके जाना चाहते अपने टेक्स्ट को, तो हम इस जो हमारा रेड बॉर्डर आ रहा है कंटेनर का,
हम इसको ओवरफ्लो हिडन कर सकते हैं तो हमारा टेक्स्ट बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ चले भी बाहर जाने दे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं ये मैं जब इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हमारी इमेज भी साथ साथ मूव हो रही है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं इसको स्क्रॉल करता रहूँ ये हमारी इमेज फिक्स रहे। आपने कुछ वेबसाइट में ऐसा देखा भी होगा, अगर नहीं भी देखा तो यार कोई इशू नहीं है, मैं दिखा देता हूँ क्या मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे आके मैं एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसके लिए बैकग्राउंड अटैचमेंट, तो इसके अंदर मैं कर देता हूँ फिक्स्ड। तो फिक्स्ड से क्या होगा अभी आप देखिएगा, ये इमेज हमारी थोड़ी सी इसने पोजीशन अपनी चेंज की है, उसको हम ऑब्वियसली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उसमें नहीं जाऊँगा इतना। अच्छा अभी आप देखिए हुआ क्या है, अब जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये आप देखिए ये हमारा जो टेक्स्ट है ये तो स्क्रॉल हो रहा है इस इमेज के ऊपर, लेकिन जो हमारी इमेज है वो पीछे ही फिक्स हुई हुई है। ये आप देख रहे हैं ये इस तरह से लग रहा है, अब ये सारा कुछ इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो ये देखें, इसीलिए मैंने आपको बैकग्राउंड इमेज जो प्रॉपर्टीज़ थी इनके बारे में पहले नहीं था बताया, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये फ्लोट प्रॉपर्टी के साथ मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि जब आपको फ्लोट की समझ आएगी तो आपको इजीली इसकी भी समझ आ जाएगी कि ये बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है ये किस तरह से काम कर रही है। तो अभी आप देखिए ना, ये इसको मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पीछे वाली इमेज फिक्स हुई है। पहले क्या था, पहले कुछ ये इस तरह से थी, ये देखें ये अभी पीछे जो इमेज है ये भी ऊपर नीचे जा रही है, ये आप देख रहे हैं ये पीछे वाली इमेज ऊपर नीचे जा रही है। मैं ना यहाँ पे ना एक काम और करता हूँ, बॉडी को ना एक लाइट सा कलर लगाता हूँ बैकग्राउंड में, ताकि जो टेक्स्ट नीचे आ रहा है वो भी आपको नज़र आए। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में जाता हूँ और कोई लाइट ग्रे टाइप सा कलर देखते हैं। तो ये ज़रा देखिए ये हमारा टेक्स्ट आ रहा है नीचे, तो ये भी इस तरह से आ रही है, ये इसमें बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स नहीं है, ये स्क्रॉल है जो कि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो ये भी आप देखिए ये इस तरह से चल रही है, लेकिन अगर मैं इसमें बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड करूँगा तो ये अभी आप देखिए ये अब फिक्स हो चुकी है। ये जैसे जैसे मैंने इसको स्क्रॉल करना शुरू किया ये इस तरह से काम कर रही है कि जितनी हमारी इसकी हाइट है ना, हमने बैकग्राउंड की जो हाइट दी हुई है जी, जहाँ जहाँ वो हाइट जाती रहेगी तो वो उतनी उतनी इमेज हमें नज़र आती रहेगी, उसके अलावा हमारी इमेज नज़र नहीं आएगी। और वो इमेज ऐसे पीछे फिक्स हुई हुई है, ये ऐसे है जैसे हमने एक मोबाइल है और मोबाइल के कैमरे में हम कुछ देख रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हमें हमारा कैमरा जाता रहेगा वहाँ वहाँ की चीज़ें हमें नज़र आएंगी, जो जो चीज़ें हमारी कैमरे से बाहर हैं वो हमें आप ऐसा समझ लें कि नज़र नहीं आ रही, हमें सिर्फ मोबाइल के कैमरे के अंदर ही जो कुछ आ रहा है वही नज़र आ रहा है। तो ये भी इसी तरह से काम कर रहा है कि जहाँ जहाँ हमारी स्क्रीन जा रही है ये स्क्रॉल होता जा रहा है, उतना ही हिस्सा हमें इमेज का नज़र आ रहा है। तो हमारी इमेज क्या है, हमारी इमेज फिक्स हुई हुई है इसके पीछे। तो उम्मीद है आपको इसकी बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज़ की भी समझ आ चुकी है। हमारे पास ये मेनली ये 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं बैकग्राउंड को यूज़ करने के लिए, बैकग्राउंड इमेज को। इसके अलावा हमारे पास एक स्क्रॉल प्रॉपर्टी है जो कि हमारी बाय डिफ़ॉल्ट भी चल रही है, ये इसी तरह से जो कि हम पहले भी यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इसको ना भी यूज़ करें तो वही चलती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा हमारे पास लोकल है, तो ये भी सेम एज इट इज़ ही है जैसे वो स्क्रॉल है, तो इसके अलावा कोई इतनी ख़ास चीज़ नहीं है इसमें। तो ये मेनली हमारी फिक्स प्रॉपर्टी जो है ये यूज़ होगी, और इसके ऊपर हम इस तरह से अपने टेक्स्ट को लिख के तो स्क्रॉल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी वेबसाइट के अंदर। तो इस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके टेक्स्ट को थोड़ा कम करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो तो ये अभी आप देखिए ये इसका जो नीचे से आ रहा है ये हिस्सा, ये इमेज को भी कट कर रहा है। अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मुझे ना इसके नीचे कुछ डालना पड़ेगा। मैं ना यहाँ भी इमेज को ही डाल लेता हूँ, और ये भी आप देखिएगा ये है हमारी बैकग्राउंड की इमेज, ये हमारे नीचे से दूसरी इमेज आ रही है। तो देख रहे हैं किस तरह से ये एक अच्छा सा इफेक्ट आ रहा है। अभी तो इसकी विड्थ वगैरह बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं है चीज़ों की। तो ये इस तरह से हम इमेज के ऊपर भी एक इमेज इस तरह से निकाल सकते हैं, और इसके नीचे जब हम जाएंगे तो हम इस तरह से एक तीसरा सेक्शन भी बना के तो उसको भी इसके ऊपर निकाल सकते हैं। मतलब ये वाली इमेज यहाँ पे आके स्टिकी हो जाए, यहाँ तक आके ये इमेज स्टिकी हो जाए, इसके ऊपर ये ना जाए, इसकी पोजीशन स्टिकी हो। तो इससे ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे तो नीचे से एक और इमेज निकले। इस तरह की वेबसाइट्स मैंने देखी भी हुई हैं, मैंने एक बनाई भी हुई हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है उनको यूज़ करके, काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होता है, यूआई काफ़ी अच्छा लगता है उनका।
तो उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी अच्छे से। मैंने आपको दोबारा से रिकैप करते हैं आज हमने क्या सीखा। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लोट के बारे में बताया, तो उसके बाद मैंने आपको फ्लोट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, जो कि लेफ़्ट और राइट और नन है उसकी प्रॉपर्टीज़, और उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, उनका यूज़ केस क्या है। इसके अलावा मैंने आपको इसमें क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि फ्लोट प्रॉपर्टी को आपने यूज़ कैसे कब यूज़ करना है और क्यों अभी यूज़ नहीं करना आपने अपने प्रोजेक्ट्स में। आपने इसको सीख ज़रूर लेना है, आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, लेकिन आपने इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना अपने प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे वेज़ हैं सीएसएस में। ग्रिड सिस्टम है, फ्लेक्स बॉक्स है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो फ्लेक्स बॉक्स पे ही है, तो हम उनको यूज़ करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, जो कि मॉडर्न फीचर्स हैं। तो लेकिन ये आपको आने ज़रूर चाहिए। तो इसके अलावा हमने उसके बाद बैकग्राउंड ग्रेडियंट के बारे में बात की। बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमने उसके बारे में सीखा। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है ये आपको गिटहब में मिल जाएगी। गिटहब की रेपो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से जाके इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ना कुछ आपके लिए एक्सरसाइज हैं छोटी छोटी। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है क्रिएट अ 2 कॉलम लेआउट यूजिंग फ्लोट, मतलब कि 2 कॉलम बनाएं और फ्लोट को यूज़ करते हुए। मीन्स के एक कॉलम लेफ़्ट पे आना चाहिए, एक कॉलम राइट पे आना चाहिए। उनके अंदर आप डिफरेंट बैकग्राउंड कलर्स ऐड कर सकते हैं, जस्ट यही करना है। उसके अंदर आप इमेजेस लगाना चाहें, आप टेक्स्ट लिखना चाहें, कुछ भी करना चाहें, वो आप पर है। इसके अलावा है फ्लोट एन इमेज एट द राइट एंड रैप द टेक्स्ट अराउंड इट, मतलब कि राइट साइड पे आपकी इमेज आए और लेफ़्ट साइड पे आपका टेक्स्ट आए। तो ये आपने करना है। तीसरे नंबर पे आपने एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है विद वेरियस प्रॉपर्टी। तो आपने प्रॉपर्टीज़ जितनी भी आपने सीखी हैं सारी यूज़ करके आपने बैकग्राउंड इमेज को लगाना है। तो वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करें, यहाँ पे आप इमेज का यूज़ ना करें, आप बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करें। उसके अंदर भी आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से आपने ये 3 एक्सरसाइजेस करनी है। इसके अलावा इसमें इस लेक्चर का कोई सेपरेट से चैलेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इजी है। तो इसके लिए ये 3 चैलेंजेस इनफ हैं। ये आप छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, इसको करिएगा। बाकी इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फ्लैक्स बॉक्स पे होगा। फ्लैक्स बॉक्स के पूरे 2 आपके लिए मैं चैलेंजेस लेके आऊँगा, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा हमारी सीएसएस का। और हमारे जितने भी लेआउट्स होंगे वो जो एक्चुअल किसी चीज़ पे रिलाई करेंगे ना, तो वो फ्लैक्स बॉक्स पे करेंगे। फ्लैक्स बॉक्स का ही हम यूज़ करेंगे जब हम उसमें जाएंगे, बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, तो ग्रिड सिस्टम का जो यूज़ करेंगे। तो इन चीज़ों को ही हमने एक्चुअल में यूज़ करना है, ग्रिड सिस्टम को और फ्लैक्स बॉक्स को। तो इन दोनों के लेक्चर्स आएंगे, तो इन दोनों के सॉरी 2-2 चैलेंजेस आएंगे, तो ताकि आपको अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस हो, क्योंकि ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और इसके बाद हमारा मीडिया क्यूरी का भी एक लेक्चर होगा, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो हमारी सीएसएस बहुत ही जल्द एंड होने वाली है। हमारे सीएसएस के लेक्चर्स तकरीबन 3 से 4 लेक्चर्स ही रह गए हैं। तो उसके बाद हम अपना सीएसएस का एक मेगा प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद हम अपनी बूटस्ट्रैप को स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर 16 में, जो कि हमारा फ्लैक्स बॉक्स के रिलेटेड होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।